हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एंड फिक्शन विद फुजोश्री। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी माफियास ऑब्सेशन डॉक्टर बनी के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। प्लीज़ अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और करेज मिलता है। तो आइए ज़्यादा बातें न करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियांग चेंग विंग को छोड़कर जा चुका था अपने लवर लेन शिशन के पास, और वो प्रेग्नेंट था। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा गिल्टी था क्योंकि उसने उसके भाई को बहुत कुछ बोल दिया था और इसीलिए वो उदास था, और वो उदास था इसीलिए लेन शिशन भी उदास थे। और उसके बाद एक अल्फा लिनचेन के पास आया था और उसने उससे प्रॉमिस किया था कि आज शाम तक जियांग चेंग खुश हो जाएगा और जियांग चेंग का भाई उससे बात करेगा। तो अब देखते हैं आगे। यिलिंग हॉस्पिटल एक वेल नोन हॉस्पिटल जहाँ पर डॉक्टर विभूषण काम करता है। हॉस्पिटल में सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, अपने अपने काम में बिजी थे। कुछ लोग अपने जो पेशेंट्स थे उनके साथ यहाँ आए थे, इसलिए वो वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे। कुछ नए पेशेंट आ रहे थे, उनको वहाँ के जो नर्स और वार्ड बॉय थे वो रिसीव कर रहे थे। सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। तभी उस हॉस्पिटल के बाहर 10 रोल्स रॉयस आकर खड़ी होती है एक रिदम में, एंड उसमें से एक पर्सन बाहर निकलता है, एक टॉल हैंडसम अल्फा। उसके फेरोमोन्स इतने डार्क फील हो रहे थे कि कोई भी नॉर्मल अल्फा या ओमेगा उसके सामने खड़े तक ना हो पाए। उसके उस फेरोमोन से वो लोग अपनी घुटनों पर आ जाए। वही उसके पास में जो उसके बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे, जो उन 10 कार में से उतरे थे जिन्होंने पूरे ब्लैक कपड़े पहन रखे थे, वो उन्हें खुद भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन क्या उस पर्सन से कोई कुछ कह सकता था? कोई कुछ भी नहीं कह सकता था। और वो पर्सन अपने ही स्वैग में उस हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है, और वो बॉडीगार्ड जो अभी उन कारों से उतरे थे वो भी उसका पीछा कर रहे थे। और जैसे जैसे हॉस्पिटल में लोग उन लोगों को देख रहे थे, उस हॉस्पिटल में और ज़्यादा सन्नाटा हो रहा था, या फिर कई खुसर फुसर की आवाज़ें हो रही थी, जो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उस अल्फा की नज़र किसी पर भी पड़ती, वो पर्सन अपनी जगह पर ही जिसे शिवर कर जाता और रुक जाता। वो पर्सन बस सीधे जाता और रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसके अपने एक मैन की तरफ देखता है। वो मैन समझ जाता है कि उसे क्या करना है और रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और कहता है, मिस, डॉक्टर विभूषण कहाँ है? ये सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट लेडी, जो पहले ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसके सामने जो पर्सन खड़ा हुआ था उसे पूरा चाइना जानता है वो कैसा पर्सन है। ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि माफिया किंग ब्लैक वांग जुन लेन वांग जीता, जो अभी अपने कोल्ड फेस के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ था। कोई एक शब्द भी नहीं कह पा रहा था। उस लेडी ने अटकते हुए कहा, डॉक्टर विभूषण अपने केबिन में रेस्ट कर रहे हैं। ये सुनकर उस बॉडीगार्ड ने फिर से उसकी तरफ देखा और कहा, और वो किस फ्लोर पे है? ये सुनकर उसके बाद उस लेडी ने उन्हें विभूषण के केबिन का फ्लोर बता दिया कि वो हॉस्पिटल में कहाँ है। एंड उसके बाद वो लोग एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रुके और वो उस तरह जाने लगे जहाँ पर डॉक्टर विंग का केबिन था। थोड़ी देर तक वहाँ पर चलने के बाद अब वो लोग वहाँ खड़े थे जहाँ डॉक्टर वी का केबिन था, और उस केबिन के बाद उसकी नेम प्लेट लगी हुई थी। तभी एक बॉडीगार्ड लेनवांग जी के लिए उस गेट को ओपन करता है और लेनवांग जी 2 बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर कदम रखता है। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखता है और सामने की साइड जो उसे ग्रीट करती है, उसे देखकर वो अपनी जगह पर रुक जाता है और अगले ही पल वो अपने दोनों बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है और उन्हें बाहर जाने का इशारा कर देता है। वो बॉडीगार्ड्स भी बस नोट करते हुए बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो बॉडीगार्ड बाहर निकलता है, लेनवांग जिस केबिन का डोर लॉक कर देता है और अब ध्यान से सामने की तरफ देखता है। सामने डॉक्टर विंग सो रहे थे, और वो भी किसी सही पोजीशन में नहीं बल्कि वो चेयर पर सो रहे थे। उनका सर चेयर के हेडबोर्ड पर था, इसी वजह से उसकी जो नेक थी वो थोड़ी सी विजिबल थी, और उसकी कॉलर थोड़ी सी साइड हुई थी, जिससे उसकी जो कॉलर बोन थी वो विजिबल थी। और वांग जी को नहीं पता, लेकिन पहली बार उसे ऐसा फील हुआ कि ये जो पर्सन है और जिस तरह से ये बेटा है, जिस तरह से इसकी ये स्किन विजिबल है, ये सिर्फ वही देखे और ना ही किसी और अल्फ़ा
ओमेगा बीटा की नज़र इस पर पड़े, इसलिए उसने तुरंत उन अपने गार्ड्स को बाहर भेज दिया था और वो अपने उन लंबे लंबे कदमों को बढ़ाता हुआ बहुत ही धीरे धीरे डॉक्टर के पास आ रहा था। लेकिन डॉक्टर इस चीज़ से पूरी तरह अनअवेयर था और वो अपनी स्लीप में ही था। थोड़ी देर तक दूर से ही उस डॉक्टर को एग्जामिन करने के बाद लेन वांगजी उस डॉक्टर की टेबल के सामने वाले एक सोफे पर जाकर बैठ जाता है। और अब लगभग आधे घंटे बाद विंग, जिसकी हालत जियांग चेंग के जाने के बाद से कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उसने कह तो दिया था कि जियांग चेंग जा सकता है, अपने प्यार के साथ रह सकता है, लेकिन जियांग चेंग को उसकी और उसको जियांग चेंग की आदत है। बचपन से ही वो दोनों ही एक दूसरे की फैमिली रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में उन दोनों ने ही एक दूसरे का साथ दिया है। तो विंग को चेंग की जैसे आदत हो गई थी और जब से वो गया था तब से ना तो विंग ठीक से खा रहा था और ना ही वो प्रॉपर स्लीप ले रहा था। और पिछले 2 दिनों से उसके साथ यही हो रहा था। बहुत सारे नए केसेस आ रहे थे, इसीलिए वो उनको ऑपरेट करने में बहुत बिजी था कि वो अपनी स्लीप को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो बहुत थका हुआ फील करता था। एंड हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर थे वो भी ये देख सकते थे, इसीलिए आज सुबह विंग ने एक ऑपरेशन कंप्लीट किया था और उसके बाद उसके सीनियर्स ने उसे आराम करने के लिए कहा और इसीलिए वो यहाँ आया था। ऑपरेशन ड्रेस को चेंज करने के बाद वो अपनी सीट पर बैठा था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा स्टबन है, वो सोना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी बॉडी कुछ और ही कर रही थी। इसलिए जैसे ही वो उस चेयर पर बैठा उसकी आंख लग गई और वो सो गया। वो सो ही रहा था तभी उसका हेड उस चेयर के बैक रेस्ट से थोड़ा सा नीचे चला गया, जिससे उसे एक झटका लगा और उसकी नींद खुल गई। जैसे उसकी नींद खुली उसने अपनी नज़रों को उठाकर चारों तरफ देखा और फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, अपने मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए। थोड़ी देर तक ये सब करने के बाद एक बार उसने यौन किया और फिर उसने अपनी नज़रों को फिर से चारों तरफ घुमाया। अभी दोपहर हो रही है एंड लेकिन एक सेकंड, अब विंग को अब समझ आ रहा है। उसने तुरंत अपने सामने देखा जहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ था और उसके फेरामोन से विंग समझ सकता था कि ये कौन है, ये एक अल्फा है। ये देखकर विंग तुरंत खड़ा हो गया। विंग ने सामने वाले पर्सन की तरफ देखा जो अपने लेग क्रॉस करके एंड फेस पर एक स्मिर्क लेकर वहाँ पर बैठा हुआ था और विंग के हर एक्शन को नोट कर रहा था। विंग ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसने सामने वाले पर्सन की तरफ देखा और कहा, हे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना आने की, तुम हो कौन? ये बोलकर वो उसकी तरफ घूर कर देखने लगा, लेकिन सामने से अब भी कोई आंसर नहीं आया। उसने फिर से लेन वांगजी की तरफ देखा और कहा, एक्सक्यूज़ मी, तुम हो कौन और मेरी केबिन में बिना मेरी परमिशन के क्या कर रहे हो? ये बोलकर उसने केबिन के गेट की तरफ देखा जो अंदर से लॉक था और ये देखकर तो उसकी मुट्ठियाँ भिज गई। लेकिन सामने वाला पर्सन अभी भी कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और ये देखकर विंग का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ रहा था। वो भले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है और वो और नई परेशानी से डील नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने एक बार फिर से उस अल्फा, जो और कोई नहीं बल्कि लेन वांगजी था, उसकी तरफ देखा और गुस्से में कहा, अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं उठे या फिर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो अभी मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें धक्के मार कर इस हॉस्पिटल से बाहर निकलवा दूंगा। ये सुनकर अब जाकर सामने वाले पर्सन के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। वो जो स्मिर्क कर रहा था वो हंसने लगा और वो हंसी कोई नॉर्मल नहीं थी, वो जैसे विंग को चिढ़ा रहा हो। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम गार्ड्स को फ़ोन करना चाहते हो? कैरी ऑन करो, मैं भी देखता हूँ कि मुझे यहाँ से कौन बाहर निकालता है। विंग ने जैसे ही उस आवाज़ को सुना एक पल के लिए वो डर गया क्योंकि वो आवाज़ बहुत ज़्यादा डीप एंड कोल्ड थी। पर विंग ऐसे ही नहीं डरने वाला था। उसने तुरंत अपनी टेबल पर से अपना फ़ोन उठाया और गार्ड्स को फ़ोन किया और उससे कहा कि कोई पर्सन उसके रूम में है जिसे उसे बाहर निकलवाना है। लेकिन गार्ड्स जो जानते थे लेन वांगजी जब अंदर आया था वो भी उन्होंने देखा था, रिसेप्शनिस्ट थे, उन्होंने डॉक्टर विभूषण का नाम पूछा था, ये भी वो जानते थे, इसीलिए कोई भी अपनी जान का रिस्क नहीं ले सकता था। इसीलिए उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि वो लोग नहीं आ सकते। और ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। वो उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उन्होंने तुरंत उसका कॉल काट दिया। और ये देखकर लेन वांगजी ने कहा, तुम्हारे गार्ड्स ने तुम्हारी नहीं सुनी? कैसे गार्ड्स ने अपने हॉस्पिटल के एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर की बात नहीं सुनी? बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ये सुनकर विंग की मुट्ठियाँ भिज गई। उसने फिर से लेन वांगजी की तरफ देखा और उसके सामने चला गया। उसने उसकी तरफ अपनी फिंगर दिखाते हुए कहा, तुम हो कौन और यहाँ कर क्या रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे?
ये सुनकर लेनवांग जी के फेस के एक्सप्रेशन फिर से चेंज हुए और वो भी अब खड़ा हो गया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, तो तुम तो सीधा पॉइंट पर ही आ गई। ऐसे मैं भी पॉइंट पर ही आना चाहता था। ये बोलकर वो विंग की तरफ बढ़ने लगा और विंग जैसे जैसे लेनवांग जिसकी तरफ बढ़ रहा था वो पीछे की तरफ जाने लगा। और पर विंग लास्ट में कहाँ तक जा सकता था, वो एक वॉल से टकरा गया। और लेनवांग जी ने जब ये देखा तो उसके फेस पर स्मिक आ गया। वो और विंग की तरफ बढ़ा तब तक जब तक कि वो उसके प्राइवेट प्लेस में नहीं आ गया। और विंग को ये देखकर उसकी बॉडी शिवर कर रही थी क्योंकि वांग के जो अल्फा फेरोमोन्स थे वो उसके नोज़ को हिट कर रहे थे, जिससे उससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। वो फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा डार्क थे। लेनवांग जी झुका और वो अपने फेस को विंग की नेक के पास ले गया और उसके सेंट को इनहेल करने लगा। लेनवांग जी के इस जेस्चर से विंग शॉक एंड शिवर दोनों हो गया। विंग ने जब ये देखा कोई अल्फा उसके नेक पर उसके सेंट को इनहेल कर रहा है, पहले तो उसका माइंड काम ही नहीं किया कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो होश में आया उसने अपने दोनों हाथों को लेनवांग जी को पुश करने के लिए आगे किया, लेकिन लेनवांग जी उससे ज़्यादा तेज़ था। उसने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा और उसकी वेस्ट के पीछे पिन कर दिया और उसे अपने क्लोज कर लिया। और इस सडन बॉडी कॉन्टैक्ट से विंग की पूरी बॉडी काम गई, क्योंकि वो आज तक किसी भी अल्फा के कॉन्टैक्ट में नहीं आया है। यहाँ तक कि उसका कोई अल्फा दोस्त भी नहीं है। हाँ, हालांकि ये बात किसी को नहीं पता। और उसका जो भी दोस्त है उसने किसी भी अल्फा को खुद के पास आने से वॉर नहीं कर रखा है। उसे किसी भी अल्फा का टच बिल्कुल पसंद नहीं। वो नफरत करता है अल्फाओं से। यही अभी उसके दिमाग में चल रहा था। उसने लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा, छोड़ो मुझे, कर क्या रहे हो तुम। विंग लेनवांग जी की बाहों में स्ट्रगल करने लगा, लेकिन लेनवांग जी का उसको छोड़ने का जैसे कोई इरादा ही नहीं था। वो एक बार फिर से झुका और उसने विंग की नेक का एक लॉन्ग स्निफ लिया। तुम्हारी सेंट बहुत ज़्यादा ही इंटॉक्सिकेटिंग है। जैसे जैसे मैं इसे इनहेल कर रहा हूँ ये मुझे ड्रंक करती जा रही है। तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो। और ये सुनकर विंग के कान खड़े हो गए। उसने सामने वाले पर्सन की तरफ देखा और कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम, और तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुमने मुझसे काम क्या है? ये सुनकर लेनवांग जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा मुझे तुम्हें जानने तो दो, अपने ओमेगा को देखने तो दो। ये सुनकर विंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, वर्द, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ? और ये तुम कर क्या रहे हो? ये क्योंकि लेनवांग जब उसके बॉडी पर हाथ फेरा रहा था और ये चीज़ विंग को डिस्गस्ट फील करवा रही थी। उसने अब लेनवांग जी ने उसका एक हाथ छोड़ दिया था तो उसका एक हाथ फ्री था। उसने अपनी फुल फोर्स के साथ लेनवांग जी को उस हाथ को चढ़ाया और उसे दूर पुश कर दिया और उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, डोंट यू डेयर टू टच मी। तुम्हारे इन गंदे हाथों से मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें क्या लगता है मैं किन्हीं औरों में गाँव की तरह हूँ जो तुम्हें देखकर डर जाऊँगा? बिल्कुल नहीं। ये सुनकर लेनवांग जी हंसने लगा और वो हंसी बहुत ज़्यादा ही डार्क थी। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, सर, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं कौन हूँ, या फिर तुम मुझे जानते हो और जानना ही नहीं चाहते कि मैं कौन हूँ? ये सुनकर विंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और ना ही मैं तुम्हें जानने में इंटरेस्टेड हूँ। और इससे पहले कि मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। यह सुनकर लेनवांग जी शॉक हो गया, या फिर कहे जानबूझकर शॉक होने का नाटक किया, क्योंकि ये पहली बार था जब कोई ओमेगा उससे इस तरह से बात कर रहा था। क्योंकि आज तक उसके भाई को छोड़कर उससे इस तरह से किसी ने बात नहीं की। कोई अल्फा भी उसके सामने इतना फेयरलेस होकर बात नहीं कर सकता। तो ओमेगाओं की तो बात छोड़ ही दो, ओमेगाओं का तो उससे एक ग्लेंस और ओमेगा जैसे खुद को छुपाने की कोशिश करती है ये, लेकिन ये पर्सन ये उसके साथ ऐसे बात कर रहा है, उसे खुद से दूर पुश करने की कोशिश कर रहा है। इसकी हिम्मत कैसे, जो चीज़ लेनवांग जी की है उसे पुश करने की। लेकिन फिर लेनवांग जी ने खुद को शांत किया और विंग की तरफ देखा और कहा, तो मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये बोलकर उसने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं लेनवांग जी, एंड माफिया वर्ल्ड में मुझे ब्लैक हंगवांग जून के नाम से जाना जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारा भाई जिससे प्यार करता है वो मेरा छोटा भाई है। और जैसे ही विंग ने ये सुना उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब जो भी डॉट्स थे उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो अब खुद लेनवांग जी के पास गया और उसने उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहा, मेरे भाई के साथ तुमने क्या किया है? एक बात याद रखना, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो आई स्वेयर मैं तुम दोनों भाइयों को नहीं छोड़ूंगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें अंडरवर्ल्ड में क्या बुलाया जाता है, लेकिन अगर मेरे भाई को एक खरोच तक आए
तो आई स्वेयर मैं तुम्हारी लाइफ को हल बना दूंगा। ये सुनकर लेनवांगी ने फिर से एक बार सरप्राइज होकर उस मेगा की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से उसके वेस्ट में हाथ डाला और उसे अपने क्लोज कर लिया। और वीग ने जैसे ही एक अल्फा का टच अपने बॉडी पर फील किया, उसने खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन लेनवांगी ऑफ कोर्स वह एक अल्फा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेनवांगी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे भाई को हार्म करूंगा? वो तो तुम हो जो अपने भाई को हार्म करने पर तुला हुआ है। क्या तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है? मैंने सुना है कि हुआन ने कहा था कि तुम उसके लिए बहुत पॉजिटिव हो, उससे प्यार करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उससे प्यार करते हो। ये सुनकर वीइंग ने कहा, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ या नहीं, वो तुम्हारा बिजनेस नहीं है। मेरे और मेरे भाई के बीच में जो भी रिश्ता है वो हमारा पर्सनल है, तो तुम्हें इसमें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर लेनवांगी ने कहा, आई नो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, इन तुम दोनों भाइयों के रिलेशन में मेरा भाई आ रहा है। ये सुनकर वीइंग ने कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखा। ओह, तो तुम्हें नहीं समझ आया? मैं बताता हूँ। जब से तुम्हारा भाई तुम्हारे घर से आया है वो आ तो गया, लेकिन अब वो खुश नहीं है। और तुम्हें पता है, अगर वो खुश नहीं है तो मेरा भाई खुश नहीं है। और एक बात याद रखना, मैं अपने भाई को उदास नहीं देख सकता। और अगर तुम भी अपने भाई को खुश देखना चाहते हो तो तुम अभी उसे कॉल करोगे, नहीं तो मुझे नहीं पता फिर मैं उसे खुश करने के लिए क्या करूँगा, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने भाई को खुश करने के लिए। और इसे सुनकर वीइंग की पूरी बॉडी शिवर कर गई, क्योंकि चेंग ही उसकी एक इकलौती फैमिली है, वो चेंग को कुछ नहीं होने दे सकता। लेकिन अभी वो इस अल्फा के सामने अब खुद को हार नहीं मानने देगा, इसलिए वो फिर से स्ट्रगल करने लगा और लेनवांग जी को पुश करने लगा। और फाइनली इस चीज़ में वो कामयाब हो गया। उसने उसे पुश किया और कहा, ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है कि मैं अपने भाई से बात करूं या ना करूं। और एक बात याद रखना, अगर मेरे भाई के ऊपर एक भी खरोच आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो तुम्हारा भाई, वो तो उससे प्यार करता है, वो उसे खुश तक नहीं रख सकता, फिर कैसे प्यार करता है वो उससे? ये सुनकर लेनवांग जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन और थोड़ी देर तक उस रूम में बस साइलेंस रहता है। पर फिर लेनवांग जी ने कहा, वैसे यहाँ आया तो मैं मेरे भाई के लिए था, लेकिन अब मुझे यहाँ मेरे लिए कुछ मिल गया है। और ये बोलकर वो फिर से वीइंग की तरफ बढ़ने लगता है और वीइंग फिर से पीछे जाने लगता है, क्योंकि वांग जी की जो आंखें थी वो वीइंग को बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। वीइंग इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन वो कभी किसी अल्फा से नहीं डरा। उसने खुद को ट्रेन ही इस तरह से किया है कि वो किसी भी अल्फा से लड़ सके। वो बचपन से किसी भी अल्फा से डरा नहीं, वो उनसे नफरत करता है, इसीलिए उसी नफरत ने उसे इतना काबिल बना दिया है कि वो किसी भी अल्फा से अब डरता ही नहीं है। लेकिन लेनवांग जी की आंखों में कुछ तो था जो वीइंग को डरने पर मजबूर कर रहा था, उसके सामने खुद का सबमिशन देने पर मजबूर कर रहा था। लेनवांग अब वीइंग पीछे टेबल पर आकर रुक चुका था, क्योंकि वो पीछे नहीं जा सकता था और लेनवांग जी भी उसके सामने आ गया था। लेनवांग जी ने अपने दोनों हाथों को वीइंग के दोनों तरफ रख लिया और उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है, मुझे बचपन से ही एक बहुत बुरी आदत है। सभी लोग यही कहते हैं कि आदत बहुत बुरी है। अगर कोई मुझे पसंद आ जाता है तो वो सिर्फ मेरा होकर रहता है। वो चीज़ सिर्फ मेरी पसंद नहीं होती, वो मेरा ऑब्सेशन बन जाता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर डॉक्टर बनी, अब तुम इस माफिया के ऑब्सेशन बन चुके हो। तुम सिर्फ मेरे हो एंड अब तुम मुझसे ही शादी करोगे। ये सुनकर वीइंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसने वांग जी की आंखों में देखा। थोड़ी देर तक दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता। धीरे धीरे लेनवांग जी वीइंग की तरफ झुकने लगता है और वीइंग जब ये देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। और इससे पहले कि लेनवांग जी उसके लिप्स को टच कर पाता, वीइंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो लेनवांग जी की चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को रखकर उसे पुश करता है और एक जोरदार थप्पड़ लेनवांग जी के गालों पर जड़ देता है। वो थप्पड़ इतना तेज था कि वो पूरे उस केबिन में गूंज गया था और वीइंग गुस्से से लेनवांग जी की तरफ देख रहा था। और वहीं लेनवांग जी अभी भी उस शौक से ही बाहर नहीं आया था। उसका फेस एक तरफ हो गया था और उसका हाथ अपने चीक पर था, जिस पर रेड निशान हो चुके थे, क्योंकि वो थप्पड़ सच में बहुत ज़ोर से पड़ा था। वहीं वीइंग ने गुस्से में लेनवांग जी की तरफ देखा और अपने दांतों को पीसते हुए कहा, अगली बार मुझे टच करने से पहले 100 बार सोच लेना। तो हेलो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि अब लेनवांग जी कैसे रिएक्ट करने वाला है वीइंग के उस थप्पड़ का।
और विंग ने माफिया बॉस लेनवांग जी को थप्पड़ मार के कोई शामत तो नहीं बुला ली। ये सब जानेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।